वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट arises in our mind कि what is the fundamental unit of life? So the cell is the fundamental unit of life। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि why cell is known as fundamental unit of life and what is the function of the cell in our body? What role does our cell play in the body of any living organism? So what is cell? तो देख लेते हैं। Cell is the basic structural and functional unit of life। सेल एक ऐसी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, बॉडी में, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही सपोर्ट करती है। स्ट्रक्चरल में भी सपोर्ट करती है और फंक्शंस में भी सपोर्ट करती है। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे इस वर्ड की सेल। Where is it derived from? Cell is derived from the Latin word known as cella। ठीक है, अब ये जो वर्ड है cella, बेसिकली इसका मतलब होता है टाइनी रूम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल वर्ड को डिस्कवर किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? पहली चीज कि एक टाइनी रूम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसमें छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, as you can clearly see by the diagram, this kind of structure is being observed when we see any cell under the microscope। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट ने एक लैटिन वर्ड लिया जो जिसका मतलब होता था रूम लाइक स्ट्रक्चर, और उस नाम को हमने इजी पढ़ने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए हमने उसको शॉर्ट कर दिया और उस नाम को हमने बोल दिया सेल। सेल इज बेसिकली an English word that is derived from the Latin word cella which means a room like structure। ठीक है, अब सेल हमने जब पढ़ा था सेल की डेफिनेशन, तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मिले थे। पहला था स्ट्रक्चरल और दूसरा था फंक्शनल। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ देख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। हमारी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है बेसिकली वो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे प्लेस्ड होती है, मतलब हर ऑर्गन, हर पार्ट का एक लेवल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, अब हमारा ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम एक बहुत कॉमन सी चीज के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, वो है हमारा ब्रिक। ब्रिक सभी जानते हैं, ईंट है ना, जिससे घर बनाते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो सेल होता है वो क्या काम करता है? एक बॉडी बनाता है, ये हमें पता है। सेम सिमिलर काम किसका होता है? ब्रिक का होता है। जैसे ब्रिक एक घर बनाता है, ऐसी सेल क्या बनाता है? एक बॉडी बनाता है। तो ब्रिक से लेके हाउस तक के बीच में भी कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऐसी ही हमारी बॉडी में सेल से लेके ह्यूमन बॉडी तक या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की, पहली यूनिट की। अब पहली यूनिट क्या हमारी? सेल है। अब ये जो सेल है हमें पता है एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और एक बेसिक यूनिट होती है। मतलब ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल को कंपेयर किया है ब्रिक से। जैसे ब्रिक एक बेसिक यूनिट है किसी घर की, ऐसी सेल एक बेसिक यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। फिर बात करते हैं सेल नेक्स्ट यूनिट में क्या बनाता है। अब सेल तो एक अकेला तो इतनी बड़ी बॉडी में काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है? अपने ही जैसे सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन वाले सेल्स को इकट्ठा करता है और क्या बनाता है? एक टिश्यू। तो टिश्यूज क्या हुए? इट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कई सारी एक जैसे सेल ने मिलकर सेकंड यूनिट क्या बनाई? हमारी टिश्यू की यूनिट बनाई। जैसे कई सारे ब्रिक मिलके क्या बनाते हैं? हमारा पिलर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने उस टिश्यू को किस चीज से कंपेयर कर लिया? हमारे पिलर से कंपेयर किया। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, एक छोटा सा टाइनी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाए। अब वो टिश्यू का क्या काम होगा? ऐसे अब एक अकेला टिश्यू कोई भी बॉडी को फॉर्म नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? ऐसे अपने ही जैसे सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले टिश्यूज को कंबाइन करेगा टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, जैसे ये जो पिलर्स होते हैं, ये बहुत सारे पिलर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक वॉल बनाते हैं। इन द सेम वे टिश्यूज कंबाइन होंगे जो कि सिमिलर होंगे इन द सेम साइज एंड स्ट्रक्चर और शेप।
ठीक है, और वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। यहाँ पे हम ऑर्गन को बोल देते हैं हमारी वॉल। ठीक है, अब हमारे घर की वॉल बन गई है और हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गन्स आ गए हैं। क्लियर। अब ये ऑर्गन्स बनने के बाद अब जो सिमिलर ऑर्गन्स होंगे, एक ऑर्गन से तो भाई बॉडी नहीं चल सकती ना, कि सिर्फ हमारी बॉडी में एक ब्रेन हो और हम सरवाइव कर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स बनते हैं और जितने ऑर्गन्स का सेम फंक्शन होता है, सेम कहना चाहिए सेम क्राइटेरिया होता है, वो सारे ऑर्गन एक उसमें सेट हो जाते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं क्या, हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन सिमिलर होते हैं फंक्शनिंग में, वो सारे एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये जो वॉल्स थी उनने कंबाइन होकर क्या बना दिए, रूम्स बना दिए। ठीक है, अब हमारे घर में रूम्स बन गए और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सिस्टम बन गए हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। जैसे कि कई सारे रूम्स मिलके क्या बना देते हैं, एक घर बना देते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिज्म की बॉडी पूरी हो गई और हमारा घर भी पूरा हो गया। आगे बात समझ में? तो इन द सेम वे हमारी सेल जो है वो स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, इसलिए हम हमारी सेल को एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अब ये तो बात हो गई भाई हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट की। ठीक है, हाँ, तो अभी हमने बात की थी सेल डिस्कवरी की, कि कैसे हमारा सेल डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो अभी तक हमें बस इतना ही पता था कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे सेल बना, कैसे इस अर्थ पे हमने सेल को ढूंढा। ठीक है, फिर कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इनकी डिस्कवरीज पे स्टडी की और निकाली एक सेल थ्योरी। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉज होते हैं, ऐसी बायोलॉजी में क्या होते हैं, थ्योरीज होती है। वो थ्योरीज कौन देते हैं, हमारे साइंटिस्ट देते हैं, जो कि किसी चीज की डिस्कवरी है इन्वेंशन पे, उसको स्टडी करते हैं और उसके फैक्ट्स निकालते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स पे स्टडी करके हमें बताते हैं कि भाई जो डिस्कवरी हुई थी वो सही भी थी या नहीं थी। ठीक है, ऐसे दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था शील्डन एंड स्वान। ठीक है, अब ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्हें 1838 से 1839 के टाइम ड्यूरेशन में एक थ्योरी दी, जिसको हमने नाम दिया था सेल थ्योरी। ठीक है, उसमें उन्हें 3 पॉइंट्स दिए थे हमें। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी पॉइंट को उठा के हमने हमारी सेल की डेफिनेशन बना दिया। क्यों? क्योंकि ये सेल को जस्टिफाई करता है क्या, कि सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, किसकी, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है, उनकी सबकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, हमारी सेल। ये बात हमें किसने बताई थी, हमारे साइंटिस्ट शील्डन एंड स्वान ने। ठीक है, फिर उन्होंने एक और पॉइंट दिया जिसमें उन्होंने बताया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलकर बने हैं। अगर सेल नहीं होता तो इस अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी में थर्ड पॉइंट दिया जिसमें उन्होंने बताया सेल्स आर फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियस। अब ये जो पॉइंट था, दिस वाज समहाउ नॉट जस्टिफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ सेल। ठीक है, अब जो उन्होंने ये पॉइंट बताया उसमें उन्होंने बताया कि सेल कभी भी कहीं भी अराइज हो जाता है। मतलब अभी हम यहाँ खड़े हैं तो थोड़ी देर में उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ सेल उग जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दे दी। पर अब ये थ्योरी में ये दो पॉइंट जो थे वो तो बिल्कुल जस्टिफाई कर देते हर चीज को, जो जो सेल के बारे में अभी तक डिस्कवरी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट्स जस्टिफाई कर रहे थे। ठीक है, बट ये जो थर्ड पॉइंट था, दिस वाज समहाउ नॉट जस्टिफाइंग एनी ऑफ दीज अबव मेंशन्ड पॉइंट्स। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट उठे, उन्होंने बहुत सारी इस पे स्टडी की, सेल पे स्टडी की, फिर एक और साइंटिस्ट उठे। ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम था वर्चाव, जिन्हें 1855 में, इतने सालों बाद, उन्होंने एक और थ्योरी दी जिसको हमने नाम दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, हम शील्डन एंड स्वान की थ्योरी को सिर्फ सेल थ्योरी बोलते हैं, बट जो वर्चाव ने जो थ्योरी दी थी उसको हम बोलते हैं हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर? अब ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था ज्यादा, उसमें उन्होंने क्या किया था, हमारा ये जो 3 पॉइंट्स हैं,
इसमें से ये दो पॉइंट्स तो हमें पता है जस्टिफाई कर रहे हैं सेल को। ये जो थर्ड पॉइंट था वो सेल की आइडेंटिटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक पॉइंट दिया जिसमें उन्होंने बोला सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो सेल बनता है, जो नया सेल बनता है, वो ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल की बॉडी से ही बर्थ लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो बर्चाउ ने एक पॉइंट दिया कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो नेचर में ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उन्हीं की बॉडी से एक नया सेल बनता है, ना कि कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली कहीं भी अराइज हो जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी में जगह दी थी, और ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हमारी सेल थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, अब ये जो हमारी सेल थ्योरी है इसके बेसिस पे हमने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी हमने उनको सेल के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेल होता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में, जिसकी बॉडी में 2 से या उससे ज्यादा सेल होते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी में। तो वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी थी हमारी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब बाय द वर्ड इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे यूनि का मतलब होता है 1। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग 1 सेल इन देयर बॉडी, मतलब उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। अगर देखें तो ये अमीबा की बॉडी है, हमें पता है अमीबा की बॉडी में कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं होता, तो इसकी ये जो पूरी बॉडी है ये बेसिकली एक सिंगल सेल है। ठीक है, इसकी बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसकी बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, और ये पूरी बॉडी को कंप्लीट कर देता है। एक सिंगल सेल उसकी पूरी बॉडी को कंप्लीट कर देता है। वही अगर हम बात करें हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, एंड बाय द नेम इट इज अगेन वेरी क्लियर कि मल्टी का मतलब होता है इनफाइनाइट या फिर बहुत सारे, मैनी, है ना। तो ऐसी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिजम्स हैविंग 2 or more cells in their body is termed as multicellular organisms. For example, best example है human beings। हमें हमारी बॉडी के बारे में जितना अच्छे से पता होता है किसी के बारे में नहीं पता होता। क्लियर? तो अगर हम देखें ये हमारी जो इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये टाइनी जो डॉट डॉट है वो सेल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जितने भी डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर है ये क्या है? हमारे सेल्स हैं। तो इतनी बड़ी बॉडी में एक सेल से तो भी चल नहीं पाएगी, उसके पैरों को भी अलग सेल चाहिए, हाथों को अलग सेल चाहिए और मुंह को भी अलग सेल चाहिए, और इतनी बड़ी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, तो हर ऑर्गन में एक डिफरेंट सेल प्रेजेंट होता है। तो इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो 2 कैटेगरीज थी जिनको हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। क्लियर? एक थी हमारी यूनिसेलुलर और दूसरी थी हमारी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, और मल्टीसेलुलर वो जिसमें 2 या उससे ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने खत्म कर लिया हमारी सेल डिस्कवरी, सेल की थ्योरी और हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि बेसिकली सेल बना किससे होता है। ये जो इतना बड़ा डायग्राम देख रहे हैं अब इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक सब सोच रहे होंगे इतने सारी चीजें इसमें बनी क्यों है ना। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।